दोस्तों आज से कुछ एक दशक पहले तक भारत और कनाडा के संबंधों को अपार संभावनाओं के दृष्टिकोण से देखा जाता था। वजह थी दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर होने वाली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, जहां कई भारतीय कनाडा में और कई कनेडियंस भारत में खुलकर निवेश किया करते थे। ये वो दौर था जब कनाडा इंडिया के बिगेस्ट डायस्पोरा को होस्ट किया करता था और दोनों देश एक इमेंस ह्यूमन रिसोर्स को शेयर करते थे। साथ ही दोनों देशों का म्यूचुअल कोऑपरेशन इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ एंड सिक्योर रखने में भी एक वाइडर रोल प्ले किया करता था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों वो ये थी कि दोनों देशों में रह रहे लोगों के रिलेशंस जिंदा दिली और आपसी तालमेल से डिक्टेट होते थे। और यही वजह थी कि इस दौरान हर साल हजारों इंडियन स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए कनाडा का रुख करते थे और कनाडा खुली बाहों से उनका स्वागत किया करता था। यहाँ तक कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स के लिए भी कनाडा एक रिनाउंड डेस्टिनेशन थी। और एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे शाहरुख खान की DDLJ से लेकर कभी अलविदा ना कहना जैसी मूवीज के कई सीन्स कनेडियन सॉइल पर ही शूट हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों आज की डेट में ये कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है, क्योंकि करंट सिनेरियो में इंडो पैसिफिक रीजन के इन दोनों प्लेयर्स की रणनीतिक करीबी लगभग दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। ना आज बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कनाडा का रुख कर रहे हैं और ना ही कनाडा पहले की तरह इंडियन स्टूडेंट्स को हैसल फ्री मैनर में अपने यहाँ एंट्री दे रहा है। इसी साल सितंबर में कनाडा ने अपने उस इंटरनेशनल स्टूडेंट परमिट को 10% से कम करने की बात कही थी, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल भारतीयों के द्वारा किया जाता है। यही वजह है कि अब एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि आज भारत कनाडा के कूटनीतिक संबंध भारत पाकिस्तान के कूटनीतिक संबंधों से भी बदतर हो गए हैं। लेकिन आखिर यह हुआ कैसे दोस्तों? कैसे दोनों देशों के संबंधों में इतनी खटास आ गई कि कनाडा इंटरनेशनल स्टेज पर इंडिया का सबसे बड़ा आलोचक बन गया? तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इस पूरी घटनाक्रम की शुरुआत कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के सत्ता में आने से ही हो गई थी। लेकिन दोनों देशों के संबंधों में दरार लाने का काम खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने किया। दरअसल बीते कई महीनों से कनेडियन गवर्नमेंट पिछले 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में मारे गए खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही है और उनके मुताबिक इसके लिए इंडिया इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है। दूसरी तरफ इंडियन होम मिनिस्ट्री कनाडा के इन दावों को बेबुनियाद बता चुकी है, जहां उनका कहना है कि अगर कनाडा के पास निज्जर के मर्डर से रिलेटेड कोई भी ऐसा सबूत है जो इस किलिंग का कनेक्शन इंडिया से जोड़ता है तो वो उसे हमारे साथ साझा करे। लेकिन अब तक कनाडा ऐसा कोई भी सबूत पेश करने में नाकामयाब रहा है और उल्टा इंडिया पर प्रेशर बढ़ाने के लिए उसने कनाडा में काम कर रहे इंडियन डिप्लोमेट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को कनेडियन गवर्नमेंट की ओर से ये कहा गया कि वो निज्जर मर्डर केस में कुछ इंडियन डिप्लोमेट्स को समन कर उन्हें इन्वेस्टिगेट करने वाली है। और जब ये बात इंडियन गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने कनेडियन हाई कमीशन के इंचार्ज स्टीवर्ट व्हीलर को इस पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए बुलाया और फिर 6 कनेडियन डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर उन्हें 19 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के आदेश दिए गए। साथ ही इंडिया ने कनाडा में रह रहे उच्चायुक्त संजय वर्मा को भी वापस बुलाने का फैसला लिया है। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि यहाँ से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस और ज्यादा खराब होने वाले हैं और शायद जल्द ही दोनों देश एक बार फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मलते नजर आए। लेकिन यहाँ सवाल ये है दोस्तों कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? क्या इसका कारण सिर्फ और सिर्फ निज्जर की हत्या को माना जा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं। दरअसल दोस्तों अगर हम इस पूरे इश्यू को ठीक से एनालाइज करें तो ये बात सामने निकल कर आती है कि इंडिया कनाडा के खराब होते संबंधों का सबसे बड़ा कारण कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ही हैं, जिन्होंने सत्ता में आने के बाद से ही भारत से दूरियां बनाते हुए बीजिंग और खालिस्तान सेपरेटिस्ट को फेवर करना शुरू कर दिया था। ऐसे आइए जानते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। और दोस्तों इससे पहले कि हम आज के इस वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है स्पिन द व्हील फॉर दिस दिवाली, जिसको स्पिन करके आप जीत सकते हैं अश्योर्ड रिवॉर्ड्स। यहाँ पार्टिसिपेट कर आप जीत सकते हैं आईफोन्स, मैकबुक्स, गेमिंग कंसोल्स और बहुत सारी चीजें अनअकैडमी के साथ। और दोस्तों ये वैलिड है अक्टूबर 31 तक, तो अभी जाइए और पार्टिसिपेट करिए और क्या पता आपको यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए। इसके साथ ही अनअकैडमी का UPSC सब्सक्रिप्शन अभी अवेलेबल है एक अनबीटेबल 23,999 रुपए की प्राइसिंग पर। तो अभी जाइए और इसे अवेल कीजिए, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज होने वाली हैं बाई 10% ऑन 27 अक्टूबर। और दोस्तों ये है इंडिया का बेस्ट UPSC प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स और साथ ही ये वही कोर्स है जिसने 70+ सिलेक्शंस दिए थे UPSC CSE 2023 में, और जहां कंप्लीट GS CSAT टेस्ट सीरीज का एक्सेस मिलता है और साथ ही मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल बैचेस। ध्यान रखिए कि ये ऑफर पिछले ऑफर की तरह 31 तारीख तक नहीं वैलिड है, ये केवल वैलिड है 27 अक्टूबर तक, क्योंकि उसके बाद आने वाली है अनअकैडमी के सभी कोर्सेज में 10% की हाइक। तो अभी जाइए और ये सब्सक्रिप्शन लीजिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के साथ। हाउ इज ट्रूडो डिनाउंसिंग इंडिया?
दोस्तों, आज पीएम ट्रूडो किस कदर चाइना और खालिस्तान सेपरेटिस्ट को फेवर और इंडिया को डिनाउंस कर रहे हैं, इस बात को समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे से शुरू करना होगा। तो दोस्तों, बात है साल 2015 की, जब कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी के स्टीफन हार्पर की सरकार हुआ करती थी। हार्पर के कार्यकाल में इंडिया और कनाडा स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस को एंजॉय किया करते थे और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए न सिर्फ एक एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर विचार किया जा रहा था, बल्कि दोनों देश ऑलरेडी एक न्यूक्लियर डील साइन कर चुके थे, जिसके तहत कनाडा इंडिया को अपना यूरेनियम सप्लाई करने वाला था। लेकिन इसके बाद अचानक सब बदल गया। 2015 के जनरल इलेक्शन में हार्पर की कंजर्वेटिव पार्टी अपने आर्क राइवल यानी लिबरल पार्टी से हार गई और सत्ता की कमान हार्पर के हाथों से निकलकर ट्रूडो के पास चली गई। इनिशियली सबको लगा कि क्योंकि ट्रूडो को हार्पर से विरासत में एक स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशन मिला है, ऐसे में इस पॉलिटिकल चेंज का कोई खास असर इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इंडिया को लेकर ट्रूडो के ट्रू इंटेंशन सामने आने लगे। साल 2015 में सत्ता संभालते ही ट्रूडो ने भारत कनाडा के संबंधों को ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया, जिसके चलते दोनों देशों के बीच का डिप्लोमेटिक चैनल पूरी तरीके से सुस्त पड़ गया। बायलैटरल ट्रेड बढ़ाने को लेकर जिस एफटीए की टर्म्स एंड कंडीशंस हार्पर ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर चुके थे, उसे इंप्लीमेंट तक करने की कोशिश ट्रूडो सरकार ने नहीं की और नतीजा ये हुआ कि अग्रीमेंट ठंडे बस्ते में चला गया और आज लगभग 9 साल बाद भी इसे लेकर ट्रूडो कैबिनेट कोई प्रोएक्टिव इनिशिएटिव लेती नजर नहीं आ रही है। और दोस्तों, किस लीडर के लिए कौन सा देश सबसे ज्यादा महत्व रखता है, इसे जानने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो होती है उस लीडर की राजनीतिक यात्रा। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश या नेपाल जैसे देशों में जब कोई नई सरकार आती है तो उसके इलेक्टेड लीडर्स सबसे पहले इंडिया या चाइना की यात्रा करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो देश के रिलेशंस किसके साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों, मई 2011 में इलेक्शन जीतने के ठीक अगले साल हार्पर इंडिया के दौरे पर आए थे, जिसने भारत को लेकर उनके क्या इंटेंशंस हैं ये बात साफ कर दी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रूडो ने पावर में आने के पहले 3 सालों तक भारत का एक भी दौरा नहीं किया। साल 2018 में भी वो भारत तब आए जब वो ऑलरेडी 2017 में चाइना विजिट कर चुके थे और उनकी चाइना विजिट सूटेबल आउटकम्स को अचीव नहीं कर पाई थी। ऐसे में भारत आना उनके लिए एक मजबूरी बन गया था, क्योंकि वो एशियन सबकॉन्टिनेंट के किसी एक पावरफुल प्लेयर से रिलेशन बनाए रखना चाहते थे। हालांकि उनका ये औपचारिक सा भारतीय दौरा कई विवादों से घिरा रहा। दरअसल ट्रूडो के भारत आते ही मीडिया में ये खबर फैल गई कि ट्रूडो सरकार ने 2 बार उस उग्रवादी सिख अलगाववादी जसपाल अटवाल को कैनेडियन सरकार से जुड़े कार्यक्रमों में आमंत्रित किया था, जिस पर एक भारतीय राजनेता की हत्या के प्रयास के आरोप लगे हुए थे। और दोस्तों, बस फिर क्या था, दोनों देशों के बीच खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को लेकर दबे हुए अंगारे फिर से शोरों में तब्दील हो गए और इंडिया में जगह जगह ट्रूडो का विरोध होने लगा। इसी साल खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय तब बना जब इंडिया कनाडा ने पहली बार टेररिज्म को लेकर एक जॉइंट आउटलाइन प्रिपेयर करने की बात कही, जिसको देखते हुए सबको ये लगा कि शायद कनाडा में एक्टिव खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को कंट्रोल करना ही वो एक सब्जेक्ट हो सकता है जो ट्रूडो मोदी कैबिनेट के पास लेकर आए हों। और दोस्तों, इस आउटलाइन को प्रिपेयर करने की शुरुआत भी ठीक ठाक रही, जहां कनाडा ने अपनी एक रिपोर्ट में बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी समूह का भी जिक्र किया, जिसके बाद ऐसा लगने लगा कि शायद अब कनाडा अपनी खालिस्तानी आतंकवाद के प्रति नरम छवि को बदलना चाहता है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार 2018 में कनाडा ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें खालिस्तानी उग्रवाद को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। हालांकि रिपोर्ट के नेक्स्ट एडिशन में खालिस्तान उग्रवाद के उल्लेख को हटा दिया गया था और यहीं से इंडिया और कनाडा के बीच रिश्ते बिगड़ना शुरू हुए। दरअसल दोस्तों, भारत लंबे समय से ट्रूडो सरकार को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि उनके यहाँ सक्रिय खालिस्तानी उग्रवादी भारत को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह सेपरेटिस्ट फोर्सेस पाकिस्तानी सॉइल का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ कर रही है, वैसा ही कुछ कनाडा में भी किया जा रहा है। लेकिन ट्रूडो इंडिया के इन ऑब्जेक्शन को एड्रेस करने को तैयार नहीं हुए, बल्कि 2023 में तो उन्होंने निज्जर की हत्या के आरोप भी सीधे भारत पर लगा दिए। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली ट्रूडो गवर्नमेंट ने तो कनाडा में काम कर रहे इंडियन हाई कमिश्नर तक को निज्जर मर्डर केस में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट लेबल कर दिया था। लेकिन ट्रूडो के ये सारे दावे अब उन पर ही भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में कनाडा की फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन ने ट्रूडो को समन भेजते हुए उनसे निज्जर मर्डर केस को लेकर क्लैरिफिकेशन मांगा। और यहाँ हैरानी की बात ये रही दोस्तों कि ट्रूडो ने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत के खिलाफ ठोस सबूत नहीं होने की बात को स्वीकारा। यहाँ दोस्तों, जो ट्रूडो पब्लिक रैलीज और वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर बीते 1 साल से ये कह रहे थे कि इनके पास इस मर्डर केस में इंडियन ऑफिशियल्स के इन्वॉल्व होने के पुख्ता सबूत हैं, वो एफआईसी के सामने मुकर गए।
दरअसल दोस्तों, बीते 16 अक्टूबर को ट्रूडो ने आयोग के समक्ष ये स्वीकार किया था कि उन्होंने पिछले साल खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स की इन्वॉल्वमेंट का आरोप लगाया था। तब उनके पास केवल खुफिया जानकारी थी और कोई ठोस सबूत नहीं था। ट्रूडो के इस स्टेटमेंट के बाहर आते ही हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में कहा कि आज हमने जो सुना उससे हमारी उसी बात की पुष्टि होती है जो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनके समर्थन में उनके पास कोई सबूत पेश नहीं है और इस लापरवाह व्यवहार से भारत कनाडा संबंधों को जो नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी अकेले प्रधानमंत्री ट्रूडो की है। साथ ही जायसवाल ने अपने बयान में ट्रूडो के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया है जहां वो कहते नजर आ रहे थे कि भारत उनके देश में कनेडियन नागरिकों को निशाना बनाकर गुप्त अभियान चला रहा है। दोस्तों, ट्रूडो द्वारा फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने किए गए ये खुलासे अपने आप में हैरान करने वाले थे, लेकिन ट्रूडो और कमीशन के बीच हुई इस मीटिंग में एक और बड़ी बात निकलकर सामने आई है। दरअसल एफआईसी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया कि साल 2019 और 2021 के जिन इलेक्शंस पर ट्रूडो की लिबरल पार्टी को बड़ी जीत हाथ लगी थी, उन इलेक्शंस के रिजल्ट को बड़े पैमाने पर रशिया, इंडिया, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में मौजूद प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन ने इन्फ्लुएंस किया था। लेकिन इन इलेक्शन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे बड़ा परपेट्रेटर था चाइना। दरअसल कमीशन द्वारा कंडक्ट की गई इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ट्रूडो सरकार ने चाइना में मौजूद कुछ प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ मिलकर 2019 और 2021 के रिजल्ट्स को प्रभावित किया था। और एग्जाम्पल के लिए इस रिपोर्ट में लिबरल पार्टी के एमपी हान डोंग का नाम सामने आ रहा है, जो एक चाइनीज कनेडियन है और जिन्होंने 2019 में हुए इलेक्शंस को जीता था। लेकिन यह हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों कि एफआईसी की इनिशियल रिपोर्ट मिलने के बावजूद ट्रूडो सरकार ने इस केस में भी चाइना को मेन अक्यूज ना मानते हुए इंडिया पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जहां उनकी पार्टी के मेंबर्स पब्लिक रैलीज में ये कहते नजर आ रहे हैं कि इंडिया कनेडियन डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऐसे में यहाँ दो बड़े सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1 कि जब निज्जर मर्डर केस में ट्रूडो सरकार के पास इंडिया के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, तो उसने बीते 15 अक्टूबर को इंडियन डिप्लोमेट्स को इन्वेस्टिगेट करने की बात क्यों कही। और सवाल नंबर 2 कि रिपोर्ट में चाइना का नाम साफ साफ मेंशन होने के बावजूद ट्रूडो सरकार इंडिया को क्यों निशाना बना रही है। Why is Trudeau still accusing India for everything? दोस्तों, बीते कुछ समय से जिस एंटी इंडिया एटीट्यूड को पीएम ट्रूडो कैरी किए हुए हैं, उसके तार सीधे सीधे अक्टूबर 2025 में होने वाले जनरल इलेक्शन से जुड़े हैं। दरअसल अगले साल कनाडा अपने 45th पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को होस्ट करने वाला है और अब तक की ट्रैजेक्टरी को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ट्रूडो इस इलेक्शन में जीत के आसपास भी नहीं है। दरअसल ट्रूडो का राजनीतिक भविष्य अनसर्टेनिटी से घिरा हुआ है, जहां उनकी पार्टी के मेंबर्स उनका विरोध कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हाल ही में उनकी अपनी ही पार्टी के एमपी शॉन केसी पब्लिकली ये कहते नजर आए कि वोटर्स के बीच ट्रूडो को लेकर डिस्कंटेंट बढ़ता जा रहा है और इसीलिए उन्हें खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सिमिलरली मॉन्ट्रियल एरिया के एमपी एंटनी हाउसफादर को भी ट्रूडो के खिलाफ ऐसे ही सुर अलापते देखा गया था। दरअसल एक सर्वे के मुताबिक कनाडा में इंक्रीज होती कॉस्ट ऑफ लिविंग और ऑनगोइंग हाउसिंग क्राइसिस के चलते लोगों के बीच ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग, यानी लोग उन्हें नेक्स्ट टर्म के लिए पीएम के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं, ये 63% से रिड्यूस होकर 28 से 33% के बीच आ गई है। यानी आज 10 में से सिर्फ 2 या 3 कनेडियंस ही चाहते हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन में ट्रूडो की सरकार आए। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल होने वाले चुनावों से पहले ट्रूडो बड़ी दुविधा में है और वो कैसे भी देश में मौजूद वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ऐसे में ट्रूडो ने सबसे पहले देश के उन लाखों सिख वोटर्स को अपनी तरफ करने का फैसला किया है जिन्हें खालिस्तान मूवमेंट के जरिए इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। डेटा के मुताबिक आज भले ही कनाडा की सिख पॉपुलेशन उसकी टोटल पॉपुलेशन का 2% कंस्टिट्यूट करती हो, लेकिन ये 2% पॉपुलेशन इलेक्टोरल रिजल्ट्स को डिसाइड करने में एक मेजर रोल प्ले कर रही है और इसका कारण है कनाडा के सिख वोटर्स का एक पर्टिकुलर एरिया में कंस्टिट्यूटेड होना। एग्जाम्पल के लिए आज अकेले ओंटारियो में 3 लाख से ज्यादा सिख्स रिसाइड करते हैं, वहीं टोरंटो मेट्रोपॉलिटन रीजन में सिख्स की कनाडा की 1/3 और वैंकूवर में कनाडा की 1/4 पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है। और दोस्तों, इस तरह इस ग्रुप का एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होना उस एरिया के इलेक्टोरल डेमोग्राफिक्स के कॉम्बिनेशन को बदल देता है और यही वजह है कि उन एरिया के कैंडिडेट्स के लिए सिख वोटर्स वो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बन जाते हैं जो जीत और हार तय करने में क्रूशियल साबित हो सकते हैं। ऊपर से कनाडा में सिख पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो पॉलिटिकल ग्रुप को भी रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के लिए 1993 में जहां कनेडियन पार्लियामेंट में सिर्फ एक सिख एमपी हुआ करता था, वहीं 2021 में पूरे देश से 18 सिख एमपी चुनकर आए थे।
सिमिलरली आज वुडलैंड जैसे ग्लोबल ब्रांड्स को शुरू करने वाले अवतार सिंह जैसे कई इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स कनाडा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि अब ट्रूडो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का मुद्दा बनाकर सिख वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं ताकि देश में मौजूद उन सिख्स का साथ उन्हें मिल जाए जो 1980s में इंडिया छोड़कर कनाडा आ गए थे या वो सिख्स जो किसी भी तरह की सहानुभूति इन सेपरेटिस्ट के साथ रखते हैं। ऊपर से बीते 2 इलेक्शंस में मिली हार ने ट्रूडो को और ज्यादा बेचैन कर दिया है और दरअसल बीते सितंबर में कनाडा के क्यूबेक प्रोविंस में हुए स्पेशल पार्लियामेंट्री इलेक्शन में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को क्यूबेक नेशनलिस्ट ब्लॉक के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और अब क्योंकि एक्सपर्ट्स इस इलेक्शन को 2025 में होने वाले जनरल इलेक्शंस का लिटमस टेस्ट मान रहे थे, इसीलिए इस हार ने ट्रूडो को लेकर लिबरल पार्टी के मेंबर्स के बीच इफ्स एंड बट्स को और बढ़ा दिया है और ऊपर से ट्रूडो की पार्टी इस साल जून में टोरंटो की उस फेडरल सीट को भी हार गई थी जिसे 30 साल से उसका अनब्रेकेबल फोर्ट माना जाता था। यानी दोस्तों कहने का मतलब साफ है, ट्रूडो अगले साल होने वाले इलेक्शंस को लेकर परेशान है और इसीलिए इंडिया को निशाना बनाकर वो अपने लिए कुछ लेवरेज कमाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम ट्रूडो के प्रो चाइना स्टैंड की बात करें तो इसके भी 2 कारण हैं। पहला कारण है कि चाइना खुद ट्रूडो को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि बीजिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के संबंध ओटावा की कंजर्वेटिव पार्टी के साथ ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों बीते कई सालों से शी जिनपिंग की पार्टी कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी को टॉक्सिक और एंटी चाइना सेंटिमेंट्स वाली प्रोक्लेम करती आई है और ऐसे में वो नहीं चाहती है कि कंजर्वेटिव्स दोबारा पावर में आए और इसीलिए वो ट्रूडो का साथ दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रूडो को चाइना में एक ऐसा पार्टनर नजर आ रहा है जिसे ना सिर्फ उनके यहाँ के सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स वाले सिख्स एक्सेप्ट कर सकते क्योंकि वो एक एंटी इंडिया फोर्स है, बल्कि साथ ही चाइना के प्रॉक्सी ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस आने वाले इलेक्शन में ट्रूडो के लिए वरदान भी साबित हो सकता है। दरअसल दोस्तों इसी साल अप्रैल में CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने FIC को ये बताया था कि 2019 और 2021 के इलेक्शंस में चाइनीज गवर्नमेंट ने गुप्त रूप से इंटरफेयर कर इलेक्शन रिजल्ट्स को ट्रूडो की ओर टिल्ट कर दिया था और ऐसे में ट्रूडो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल 2025 के इलेक्शन में भी करना चाहते हैं और इसीलिए वो FIC द्वारा पॉइंट आउट किए जाने के बावजूद चाइना को लेकर कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। व्हाट्स अहेड फॉर कनाडा इंडिया रिलेशंस। तो दोस्तों अब तक की डेवलपमेंट देखने के बाद एक बात तो साफ है, जब तक कनाडा में ट्रूडो की लिबरल पार्टी रूल कर रही है तब तक इंडिया कनाडा के रिलेशंस दोबारा दुरुस्त हो जाएं, इस बात की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, लिबरल पार्टी के अंदर ही ट्रूडो को लेकर जो उठापटक चल रही है उसमें अगर किसी तरह ट्रूडो सत्ता से बाहर हो जाते हैं और कोई नया चेहरा लिबरल पार्टी सामने लेकर आती है तो शायद कहानी में ट्विस्ट आ जाए। और सिमिलरली अगर नेक्स्ट ईयर होने वाले जनरल इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आती है तो भी दोनों देशों के बीच शुरू हुआ एक घमासान रुक सकता है। ऐसे में यहाँ इंडिया को जरूरत है कि अगर चाइना अपने रिसोर्सेज से कनाडा के आने वाले इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे ऐसा करने से रोकें। लेकिन यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि कनाडा को बाईपास करते हुए हम अमेरिका के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, वैसे तो अब वो समय नहीं रहा जब इंडिया अमेरिका या किसी दूसरी पावर को प्लीज करने के लिए अपने इंटरेस्ट को लेट गो कर दिया करता था, लेकिन फिर भी अमेरिका हमारा एक क्लोज एलाई है जिसके रिलेशंस कनाडा के साथ हमेशा से अच्छे रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए शायद सबसे ट्रिकी सवाल ये होगा कि हम कनाडा को काउंटर करते हुए अमेरिका को कैसे बैलेंस करते हैं। ऑलरेडी अमेरिका भी गुरबख्श सिंह पन्नू के असैसिनेशन प्लॉट को लेकर कनाडा की ही तरह इंडिया से सवाल पूछ चुका है और रिसेंटली हमने जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस केस में अपना स्टैंड रखने के लिए अमेरिका भेजी थी उसके रिप्लाई से यूएस काफी हद तक सेटिस्फाइड भी नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों जियोपॉलिटिक्स का ये खेल शतरंज की तरह होता है जहां हर चाल अपने साथ कई संभावनाओं को लेकर आता है। ऐसे में कौन सी संभावना भारत कनाडा संबंधों की हकीकत बनेगी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और अगर आप ऐसे ही और इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियो से अप टू डेट रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।